नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्रों का डियर लर्नर्स के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और आज पढ़ेंगे आप मेरे साथ यानी शशांक तिवारी सर के साथ में सीडीपी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिस क्लास में एक बार फिर से पेपर थोड़ा सा डिले होने की वजह से, क्योंकि पेपर की कोई एग्जैक्टली डेट नहीं आ रही है, तो हमने फिर से एक बार एक सीरीज को शुरू किया है जो कि आप प्रीवियस ईयर सीरीज कहते हैं। मैंने प्राइमरी के सारे सेट को करा रखा था और जूनियर के जो सेट बचे थे, चूंकि मैंने कल भी पिछली भी क्लास में आपको बता चुका हूं, आज फिर से एक बार बताना चाह रहा हूं कि सीडीपी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप जूनियर पढ़ें चाहे आप प्राइमरी पढ़ें, कोई भी जरा सा भी ना तो सिलेबस में डिफरेंस है ना ही क्वेश्चंस के लेवल में कोई डिफरेंस आता है। बस आप एक समझ लेते हैं कि ये तो प्राइमरी का है, ये तो जूनियर का है, लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छी सी अगर अपनी समझ बनाना चाहते हो, दूसरी बात ये है, मैं सभी बच्चों से गुजारिश करता हूं कि जब तक आपका पेपर कंडक्ट नहीं हो जाता है तब तक कोई प्रत्येक बच्चा रोज आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, चाहे आप अपने ऑफलाइन मोड से लगाइए और चाहे आप ऑनलाइन मोड में लगाइए। मैं आपके साथ में रोज डिस्कस करने के लिए आता हूं ताकि आपके जो मार्क्स का जो दायरा हो वो इनहेंस हो सके, आप थोड़े से ज़्यादा मार्क्स के साथ में अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट को पूरा कर सकें। इसलिए इसी निमित्त या ऐसा कहें, ऐसा मैंने सोच करके फिर से एक बार जूनियर की सीरीज को भी चलाया है। तो आप बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सीडीपी की बात करता हूँ, अन्य सब्जेक्टों की बात करें तो अलग हो सकते हैं, लेवल में डिफरेंस हो सकता है, परंतु सीडीपी को लेकर ऐसी कोई भी भ्रांति नहीं है। बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो मैं आपके साथ में पेपर आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, ये कौन सा है और कैसा है। बड़े ध्यान से देखें, तसल्ली से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। आज का जो पेपर है प्यारे बच्चे, वो 2019 में लिया गया, सीटेट के द्वारा लिया गया पेपर है। तो याद रखेंगे 2019 में, जिसको आप कहते हो पेपर 2 या आप जिसको कहते हो जूनियर लेवल के पेपर, उसी को मैं डिस्कस करा रहा हूं। कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपको अगर सीटेट देना है तो याद रखिएगा, अगर आपने पूरे के पूरे यहाँ से प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आपको मैं बोल के देता हूँ कि यहीं से समस्त के 30 के 30 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं 2-4 जो अलग आएंगे वो इसी के पैटर्न पर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और आप हमारे साथ में रोज जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत ही बताते हुए खुशी भी है कि हमारा बहुत सारा बच्चा हमसे शाम को जुड़ता है और बहुत ही एक्टिव रहता है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, दूसरी बातों को ना करते हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पहला प्रश्न है, थोड़ा सा इसकी मोटाई को कम कर देते हैं प्यारे भैया। अब ठीक है। देखिए, लिखा हुआ है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है। एक नूर नाम की कोई लड़की है, विद्यालय में आज वो टिफिन अपना नहीं लाई है, तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहती है कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा यानी शेयर करना चाहिए, क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स शेयर किया था, क्योंकि मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, वैसे ही आज आपको मेरे साथ शेयर करना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन फिल इन द ब्लैंक्स अभिविन्यास प्रारूप को फिल इन द ब्लैंक्स अवस्था पर दर्शाता है। देखिए, तो यहां पर अगर जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता, जिसको सिद्धांत पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस व्यक्ति को कुछ नहीं पता है वो भी यहां पर ये देख रहा होगा कि यहां पर बात जो हो रही है प्यारी भैया, वो आदान और प्रदान की हो रही है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके देख रहे होंगे कि नूर और तान्या दो बच्चे हैं। नूर जो बच्चा है वो तान्या से ये कहता है या ये कहती है कि अपना लंच बॉक्स तुमको आज मेरे साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने कल आपके साथ में शेयर किया था। तो अब यहां पर देखते हुए देखो, कानून एवं व्यवस्था तो है नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था ये होता है कि जब आप किसी व्यवस्था को, जब किसी बच्चा किसी व्यवस्था को मान बैठता है कि समाज ऐसा कहता है तो ऐसा कहना चाहिए, आज्ञा पालन है नहीं, क्योंकि तान्या जो है वो दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। अच्छा होने के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, गुड गर्ल गुड बॉय जैसी कोई बात तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आदान प्रदान और अवस्था कौन सी है, तो परंपरागत अवस्था को दर्शाता है। चौथा नंबर सही कर देंगे। देखिए, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि अगर आप डिस्कशन में बराबर बने रहते हैं तो आपके अंदर एक सहज भाव प्रकट हो जाएगा, आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी कि कुछ ना दिखे तो कम से कम इतना तो दिख रहा है, और इतना देख रहे हैं तो इतने में तो अपना आंसर लगा लेंगे, तो बहुत ज्यादा ब्रॉड करने की जरूरत तो है ही नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। आगे चलिए, आज के प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। बहुत ही तसल्ली से और दिमाग लगा करके पढ़िएगा, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम जूम कर रखा है
ताकि आपको कोई असुविधा ना होनी चाहिए। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए प्रयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? अब ये कहता है कि समाज के विभिन्न लिंगों के लिए प्रयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं को, जिनके बारे में जन सामान्य के, जिनके बारे में जो जन सामान्य है, जो लोग सोचते हैं, उनकी अवधारणाओं को क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है कि ये कहना कि जो महिलाएं हैं यही खाना बनाती हैं, यही लंबे बाल रखेंगी, इनको घर में रहना चाहिए, इनको बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। पुरुषों के लिए ये कहना कि पुरुष जो होते हैं वो घर के मुखिया होते हैं, ये कमा करके बाहर चलाएंगे, ठीक है, औरतों का काम होता है घर में खाना बनाना। पुरुष रो नहीं सकते हैं क्योंकि आप लड़के हैं, आप मर्द हैं, तो मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। तो जो ऐसी बातें होती हैं ये क्या दिखाती हैं? तो आप कहोगे ये दिखाती हैं जेंडर विभेदीकरण नहीं, जेंडर भूमिकाएं, ये भी गलत बात है, जेंडर पहचान नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता। मैंने कहा था आपसे कि आपके सामने हमेशा दो चीजें आएंगी, एक तो जेंडर रूढ़िवादिता और दूसरा होगा जेंडर पहचान। तो जेंडर पहचान अलग बात होती है और जेंडर रूढ़िवादिता ये देखो, लोगों के अंदर ये जो भावना आ गई है, जन सामान्य की ये भावना जो है कि महिलाओं को ही खाना बनाना सीखना होगा, महिलाओं को ही सुंदर दिखना होगा, महिलाएं पुरुष का गहना होती हैं, ये सब क्या है? ये रूढ़िवादिताएं हैं। तो याद रखिए जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने प्रारूपिक विशेषताएं, प्रारूपिक विशेषताओं का मतलब यही है कि औरतों को बच्चों का पालन करना चाहिए, औरतों को घर में रहना चाहिए, औरतों को खाना बनाना सीखना चाहिए। औरत है तो 12-10 के बाद नहीं निकल सकती है, पुरुष है तो पूरी रात बाहर घूम सकता है। तो ये जो अवधारणाएं बनाई गई, ये कैसी अवधारणाएं? तो आपको संकुचित विचारधाराएं हैं। और जब व्यक्ति रूढ़िवादी होता है तो वो संकुचित विचारधारा की होता है, कंजर्वेटिव थिंकिंग का होता है। तो आप याद रखिएगा ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अगर वहीं पर अब देखो जेंडर विभेदीकरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के विषय में हम आपको बार बार बताते रहते हैं। जेंडर विभेदीकरण क्या होता है कि अगर ये अभी कहा जाता कि कुश्ती का एक खेल हो रहा है और कुश्ती के खेल में केवल और केवल जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, वो तो भाग ले सकते हैं, परंतु लड़कियां हैं वो भाग नहीं ले सकती हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि यहां पर आप एक जेंडर की तरफ झुके हुए हैं कि लड़का है तो कुश्ती लड़ेगा, लड़की है तो नहीं लड़ेगी। मान लीजिए संगीत की अगर बात करते हैं, गाना गाने की बात करते हैं, तो आप कहोगे कि अगर गर्ल है तो गाना गाएगी और बॉयज है तो वो क्या करेगा? गाना नहीं गाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप दोनों जेंडर में से, भाई हमारे पास में दो जेंडर हैं, कौन कौन से? मेल और फीमेल। मुख्यतः हम ये इसी पर बात करते हैं, मेल और फीमेल दो जेंडर पे अगर हम बात करें तो यहां पर तो आप बायस हो गए ना। तो विभेदीकरण का मतलब होता है जेंडर बायस, जेंडर पक्षपाती। तो अगर ऐसा कभी आता तो हम जेंडर बायस की बात करते, जेंडर पक्षपात की बात करते, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो याद रखिएगा ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है, तीसरा नंबर लिखा है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है। कैसी कहानियों को? जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा है, बड़े ध्यान से देखना, पिता घर के कार्यों में लगा है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? अभी भी ऊपर ऊपर मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया है? तो आप कहोगे ऊपर यह सिखाया है कि महिला ही घर के कार्य करेगी और पुरुष ही केवल साहसी काम करेगा। ये तो हो गया जेंडर रूढ़िवादिता। अब देखो इसमें उल्टा लिखा हुआ, पिता घर के कार्यों में लगा रहता है। एक मूवी आई की एंड का, जिसमें कि अर्जुन कपूर और हमारी करीना कपूर थी। तो उसमें की एंड का मूवी में यही होता है कि जो अर्जुन कपूर होता है वो बहुत घर के काम करता है, पूरी तरीके घर के काम करता है, और जो करीना होती है वो बाहर से कमा के लाती है। तो दोनों ने अपना काम क्या होता है? ट्रांसफर किया होता है, बदला हुआ होता है। वही कह रहा है कि पिता घर के कार्यों में लगा, यानी माँ के काम कर रहा है, माता साहसिक गतिविधियों को कर रही है। ये कदम किस लिए उठाना जरूरी है? ताकि जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाया जाए। तो गलत बात है, सशक्त थोड़ी बनाना है। सशक्त बनाना होता तो फिर हम माँ को वही काम देते ना, फिर पिता को क्यों देते? रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नीचे के भी पढ़ेंगे। यह सीटेट का एग्जाम देते समय कभी भी, प्यारे भैया याद रखिएगा, कभी भी आप ऑप्शंस को बिना पढ़े मत जाइए, क्योंकि इसमें ये होता है कि जैसे ये सही है, बढ़िया बात है, लेकिन इससे भी अगर कोई सही मिल गया तो इसको हम गलत मान लेंगे, इसको हम खारिज कर देंगे। इसीलिए सीटेट में बहुत ध्यान से
जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करना गलत बात है, जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित नहीं करना है। जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, ये भी गलत बात है, यानी इसमें यही सही है तो हम यही इसी को सही कर देंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हमारे साथ में उपस्थित हैं, सभी के सभी का यह कर्तव्य बनता है कि आप क्लास को सपोर्ट करें, आप लाइक करें, आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में अपने मित्र समूहों के साथ में शेयर करें, और जो भी आपका फीडबैक है क्लास के बारे में, आपके क्या विचार हैं वो जरूर हम तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके विचारों से ही हम अपने आप में सुधार करने के लिए आगे प्रेरित होते हैं। तो सभी बच्चों से हमारी ये गुजारिश है कि क्लास को सभी के सभी बच्चे जितने के जितने यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सबका एक नैतिक कर्तव्य बनता है, आपका एक ये कर्तव्य है कि आप शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें, तो बहुत ही अच्छा होगा और हम भी बहुत ही अच्छी चीजें करने में आपकी मदद करेंगे। चलिए आगे प्रश्न में आ जाते हैं, जो कि हमारा चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसको क्या कहते हैं। देखो बहुत सरल सी बात है, बस समझना है। वाइगोत्स्की जब एक वयस्क माने एक बच्चे से बड़ा एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, मतलब बच्चे के निष्पादन का मतलब बच्चा जो काम कर रहा है, बच्चा जिस काम में लगा हुआ है, जिस काम को निष्पादित कर रहा है, के वर्तमान स्तर में सहयोग द्वारा क्या करता है, उसका सहयोग करता है, सहयोग द्वारा उसको विस्तारित करता है। यानी बच्चा जो काम कर रहा है उसमें किसी वयस्क ने उसका सहयोग किया और वो जो काम था वो बड़ा हो गया, यानी विस्तारित हो गया और बच्चा आसानी से करता चला जा रहा है। इसको क्या कहेंगे, खोजपूर्ण अधिगम समीपस्थ। अब देखो वाइगोत्स्की लगा हुआ है, वाइगोत्स्की खोजपूर्ण एकदम खत्म, तो खोजपूर्ण अधिगम की बात करते हैं। जीन पियाजे कहते हैं बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चे अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं, अन्वेषण मतलब खोज के द्वारा सीखते हैं, गलत। अंतः व्यक्ति निष्ठता, ये भी गलत है। अब दो चीजें आई हैं जिसको आप कहते हो ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसको आप कहते हो स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हो आप इसको, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो ये है पाड़ या ढांचा और ये है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अगर यहां पर कहा जाता कि बच्चा ऐसे एक जगह पर फंसा हुआ है जहां से वो बाहर निकलने के लिए उसको थोड़ी सी सहायता, तो ये जब तो ZPD होता। लेकिन यहां पे कहा गया कि एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्थापित करता था, वही जो सहयोग या सहायता क्या कहलाती है, आप कहोगे पाड़, ढांचा या मचान या स्कैफोल्डिंग कहलाती है। समझ में आई बात। तो आपको वाइगोत्स्की से सीटेड में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता रहा और जीवन भर पूछा जाएगा, तो दो बातें याद करके लग लो कि ZPD की बात किसने की है। ZPD क्या है, मैं रोज आपको बताता हूं एक बार, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और हिंदी में देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो आपको आगे लिखा हुआ है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और यही एक हमारा शब्द है स्कैफ फोल्डिंग। ये क्या होता है, ये इसको कहो, चाहे कहो पाड़, चाहे कहो मचान, चाहे कहो ढांचा, जो मन हो वो कहो, चाहे कहो आधारभूत संरचना। तो स्कैफोल्डिंग और ZPD दोनों एक ही बातें हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसा कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, देखो आगे की जो बात है वो हमारे साथ चलेगी 5वें नंबर पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। जीन, अब कहते हैं कि जो परिकल्पित ये जो होता है यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, समझ रहे हो ना। और परिकल्पित का मतलब होता है, ध्यान से सुन लो, केवल बस इतनी बात समझ लो कि परिकल्पित है क्या। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इनके बिना पेपर नहीं होता है। एक पेपर में 2 से 3 प्रश्न, चाहे आप दुनिया का कोई भी पेपर दें, दुनिया का बोल रहा हूं, इंडिया का कोई भी पेपर दें जो कि टीचिंग एग्जाम में है, बिना जीन पियाजे के वो पेपर संपादित हो ही नहीं सकता, यथार्थ सत्य है, ठीक है। इसीलिए जीन पियाजे को बार बार पढ़ने के लिए आपको कहा जाता है। परिकल्पित का मतलब होता है जो वस्तुएं हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने नहीं है, जो वस्तुएं हमारे सामने नहीं है उनके बारे में अपनी सोच को बनाता है, एक सोच सकता है। दैट इज कॉल्ड परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इसको कहते हैं। और ये चीज कब, और यहां पर आप परिकल्पित को एक बात और कर सकते हैं, अमूर्त माने जो हमारे
सामने नहीं है वही तो अमूर्त है। मूर्त का मतलब होता है कॉन्क्रीट, यानी जो हमारे सामने है। जैसे कि आपके सामने एक बेलन रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है गैस का, तो सिलेंडर का अगर आपको पूछा जाए आप सिलेंडर को छू करके महसूस करके बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ताजमहल, ताजमहल आपके जहां आप बैठे होंगे आपके सामने ताजमहल तो होगा नहीं। अब जब आपके सामने ताजमहल नहीं है तब भी आप ताजमहल के बारे में कई सारी चीजें बता पा रहे हैं कि इसको शाहजहां ने बनवाया था, इसको मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप परिकल्पित निगमात्मक तर्क करना शुरू कर दोगे, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। और ये संवेदी गामक में नहीं होता है, पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता है, मूर्त में नहीं होता है। जब मैंने बोला ही है कि ये अमूर्त है तो अमूर्त का मतलब होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को दूसरे तौर पर कहते हैं औपचारिक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो चाहे अमूर्त कहो और चाहे औपचारिक कहो, बात दोनों एक ही है। तो इसको याद कैसे कर सको, तो SPCF यानी सेंसरी ऑर्गन, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये याद रखना, ये प्याजे ने दी थी। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं के अपने अलग अलग गुण होते हैं। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे कराते हैं। मैंने जो मैराथन कराई थी पिछली 1 घंटे 44 मिनट की, उसमें चले जाइएगा। दूसरी मैराथन जो कि हमारी 1 घंटे की 14 मिनट की, मैंने मैराथन नंबर 2 जो कराया था, सभी के सभी बच्चे जिसको भी ये इन विशेषताओं के बारे में डिटेल से समझना है, आप चले जाइए प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिए कि मैराथन नंबर 2 भाई शशांक तिवारी या भाई शशांक सर, तो आपको मिल जाएगा। डीएलएड चैनल पर जाएंगे तो आपको ऊपर ही दोनों मैराथन मिल जाएंगी, देख लीजिए और जीन पियाजे का पूरा होल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कभी भी पूछा जाए, क्योंकि बिना जीन पियाजे के पेपर होना संभव नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर डीएलएनएस के ये पीडीएफ पड़ी हुई है, तो वहां से पीडीएफ को भी प्राप्त कर लो, पीडीएफ से पढ़ो, वीडियो को देखो, क्योंकि मैंने उसमें समझाया बहुत डिटेल में है, तो आप जाकर देख सकते हैं। सही क्या है, तो SPCF सेंसरी ऑर्गन, ये है संवेदी गामक, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल माने अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। और डिडक्टिव थिंकिंग जो होती है, परिकल्पित निगमनात्मक जो तर्क होता है, डिडक्टिव हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होता है, वो अमूर्त में विकसित होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आगे नीचे आ जाओ, अब देखो आगे देखेंगे 6वां नंबर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार, अब देखो लिखा हुआ है सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि एक हमारे पास में जो मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वाइगोत्स्की के बारे में क्या क्या याद रखो, एक तो ZPD अभी बताया, दूसरा मैंने कहा कि भैया स्कैफ फोल्डिंग याद रखिएगा, पाल मचान ढांचा याद रखो। दूसरी बात, इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक। मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने इसको बार बार डिस्क्राइब किया होगा उतना मैंने किसी को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर कभी भी आपसे कहे कि बच्चे के चिंतन में, बच्चे के सीखने में समाज का प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो कुछ और नहीं बल्कि लेओ वाइगोत्स्की ने ही वो बात कही है, क्योंकि केवल इन्हीं का ऐसा सिद्धांत है जो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बात करता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार तो क्या सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की, बाकी सब गलत है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है किसका, इनका है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और अल्बर्ट बंडूरा का है भैया, इनका भी विकास संज्ञानात्मक विकास का है, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग है बंडूरा वाला। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो आप पहुंच गए हैं 7वें नंबर में, लिखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड जो मतलब कक्षा 6 से लेकर 8 तक एक शिक्षक पढ़ाता है। जूनियर पर उसको, चूंकि ये जो पेपर है किसका है, जूनियर लेवल का है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा जूनियर की बातें होंगी।
क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती। बढ़िया, देखो तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित, तो ये तो पहले से गलत हो गया। मैंने कहा है कि हतोत्साहित करना एक निगेटिव वर्ड होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड है, और नेगेटिव को आपको कभी भी सही नहीं करना है। ये थोड़ी ठीक बात है। नीचे जो एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल आया, केवल जहां कहीं भी केवल दिख जाए पहले ही गलत कर दो। मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है टैग वर्डों की, तो टैग वर्डों की वीडियो देखिए। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, चाहे हम हो चाहे कोई भी टीचर हो, उसका जो दिमाग जो, या आप कह सकते हो वो जो आपको आपके सामने डिस्कशन कर रहा होता है, वो टैग वर्डों की वजह से ही कर रहा होता है। जितनी जल्दी प्यारे बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई कि इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको देखते ही आप गलत और सही कर सकते हो, उसी दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक आप इसको बोझ के रूप में लोगे तब तक आपका कोई भला नहीं कर सकता, याद रखिएगा। तो दिमाग लगाओ। फिर देखो अगला लिखो केवल। केवल मिल गया, आगे पूरा कभी भी नहीं पढ़ना है। जैसे केवल मिले उसको वहीं पर काट दो। अब एक बचा है, बस वही सही, उसको पढ़ेंगे। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। बच्चा तर्क करे तभी तो उसका संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा होगा। अपने मित्र समूहों के साथ में संवाद करे, परिचर्चा करे, तर्क करे, ये सब बहुत पॉजिटिव चीजें होती हैं और इनको देख करके सही करना होता है। तो अगर तुमको टैग वर्ड भी आते हैं तब भी तुम 25-30 में से 20 तो ऐसे ही सही करोगे, और तुमने अगर पढ़ा है तो 30 के 30 लाने में कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सभी लोग दबा के एक बार शेयर कर दीजिए, सभी के सभी अपने मित्र समूह के साथ में शेयर जरूर करिए आगे। और जितने भी बच्चे यहां पर उपस्थित हैं एक बार लाइक बटन को जरूर प्रेस करिए। आगे आ जाओ 8 नंबर पर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले, अब देखो हार्वर्ड गार्डनर जो थे इनका बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, इन्होंने बहुत प्रकार की बुद्धियां बताई थी। स्थानिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, उसी में एक बुद्धि का प्रकार बताया तार्किक गणितीय, यानी आप कहते हो जिसको आप कहते हो कि इसमें क्या आता है, तो इसमें गणित, तर्क आदि से रीजनिंग टाइप की चीजें आती हैं। ठीक दोनों। तो व्यक्ति की जिस व्यक्ति में बुद्धि पाई जाएगी उस व्यक्ति की क्या विशेषता होगी? ध्वनि, ताल, शब्दों के अर्थ के प्रति ये संगीतात्मक है। ध्वनि और ताल वाली क्या है, तो आप कहोगे ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। ठीक है, यानी संगीतात्मक बुद्धि है। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, मैंने कहा था रोड पहचान लेता है, ये होती स्पेटियल या स्थानिक बुद्धि। संगीत में अभिव्यक्तियों के फिर से आ गई म्यूजिकल, क्या आ गई? म्यूजिकल, तो बस लास्ट बचता यही सही होगा। पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होती है। पैटर्न को खोजने, रीजनिंग में आप पैटर्न जानते हैं ना, रीजनिंग में एक रीजनिंग आती है जिसमें पैटर्न होते हैं ABCDEF के रूप में, ठीक है, और बहुत सारे, तो उनको श्रृंखला को हल करने में जो क्या होता है कि क्षमता जो होती है वही क्या होती है, तो आप कहोगे तार्किक गणितीय क्षमता होती है। चौथा सही हो जाएगा। मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कम से कम इतना तो समझो कि गलत क्या है, और अगर आपने इतना ही समझ लिया गलत क्या है तो बस आपका बेड़ा पार हो गया। ठीक है, कोई भी शक्ति आपको सीटेड क्लियर करने से नहीं रोक पाएगी, ये मेरा जरूर दावा है। 9वां नंबर देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं। किसको किसको? आदतों को, कौशलों को, मूल्यों को। मूल्य माने समाज के जो मूल्य बनते हैं, हमको गलत नहीं, हमको गलत का साथ नहीं देना है, ये व्यक्ति गलत है, हमको इसके साथ में खड़े नहीं होना है, ये बात गलत है, मुझे नहीं करनी है, तो किसी को सताना गलत है, मानवीय गुणों के गलत है। आदतों, कौशलों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज में जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है। उसे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे उसको कहते हैं समाजीकरण। क्योंकि जो समाजीकरण नामक प्रक्रिया होती, विभेदीकरण तो पहले से गलत है। मुख्य धारा से जुड़ना, ये मुख्य धारा से जुड़ना जो शब्द है ये 2000 NCF 2005 में आया था। तो इसका मतलब होता है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसी उम्र के हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे, तो उनको मुख्य धारा में लाना है, पढ़ाई की स्ट्रीम में शामिल करना, तो अलग बात हो गई। समावेशन का मतलब होता है हर प्रकार के बच्चों को समावेशित करना, जिसको आप कहते हो इंक्लूशन। तो ये इससे कहा मतलब है, बच्चे आदतें कौशलों से कोई लेना देनी है समावेशन का। कोई बच्चा ये ना समझ बैठे कि भैया आदतों, कौशलों आदि को बनाकर समाज में समावेशन करना, रे नहीं।
समावेशन का मतलब होता है हर प्रकार का बच्चा, चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड हो, मतलब वही समावेशी शिक्षा वाली बात है। तो समाजीकरण में क्या होता है कि समाजीकरण में आप अगर आप एक्टिव मेंबर बनना चाहते हैं, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपको आदतों, कौशलों आदि प्रेरणा को विकसित करते हुए आपको बना देगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ठीक है, आगे आ जाओ। प्रश्न नंबर 10, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण, याद रखना जब तक कोई भी टीचिंग एग्जाम जिंदा है तब तक एनवायरमेंट ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र, देखो जैसे ही एकमात्र मिले उसको तुरंत वहीं से कट करो, ऑप्शन गलत हो गया, ठीक, निगेटिव है। परिवेशी प्रभाव को पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। परिवेशी यानी केवल का केवल पर्यावरण प्रभाव पूर्ण रूप से, गलत हो गया। कहता है कि परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, यानी ये लिखा है देखो शब्दावली केवल बदली है, शब्दावलियों पर भी थोड़ा काम करिए। परिवेशी यानी पर्यावरणीय, तो क्या इसी का केवल होता है? नहीं होता है। मानव विकास ना तो निगेटिव है, ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण, निगेटिव वर्ड है, पहले से कट गया। अब ये सही है, मन हो पढ़ो, मन हो ना पढ़ो, लेकिन फिर भी मैंने कहा सीटेड है, पढ़ो जरूर। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दोनों का अंतःकरण होता है, दोनों मिलकर के पारस्परिक क्रिया के द्वारा ही प्रभावित कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी के सभी बच्चे जितने लोग यहां पर जुड़े हुए हो शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो डिस्कशन है बहुत ही क्वालिटी डिस्कशन है और पूरे हृदय से, पूरे मन से किया जा रहा है, मेरे द्वारा किया जा रहा है, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है और आपके लिए किया जा रहा है। तो इसलिए सभी के सभी बच्चों की एक छोटी सी जिम्मेदारी है कि इसको शेयर जरूर करें, लाइक के बटन पर प्रेस जरूर करें। आगे आ जाओ। एक प्रगतिशील कक्षा यानी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम। मैंने कहा प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होगा वो हमेशा ज्ञान के निर्माण पर बल देगा। विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन हम नीचे पढ़ेंगे, इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय, अरे भैया प्रगतिशील का मतलब ही है कि पहले सक्रिय रहे, बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, निष्क्रिय तो गलत हो गया। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, यानी जैसा कि दिया गया उसी रूप में दोहराया जाएगा, तो फिर प्रगतिशील किस बात की? प्रगति तो हो ही नहीं रही है। टीचर ने कहा आम खट्टा होता है, तुम खट्टा होता है रटे हो, जबकि प्रगतिशील शिक्षा वाला ये कहेगा कि अरे वो मीठे भी होते हैं, पीले भी होते हैं, नीले भी होते हैं, आम की बहुत सारी वैरायटी भी होती हैं, हमारे यहाँ पर आम के बहुत सारे क्षेत्र भी हैं। तो ये तो उसी को दोहराना, माने उसी को बार बार रटना, रट्टाफिकेशन कराना ही नहीं है। शिक्षक के निर्देशों, मैंने कहा था शिक्षक निर्देश नहीं दे सकता है, क्योंकि शिक्षा कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो निर्देश कैसे दे सकता है? और ऊपर से नीचे लिखा अनुस्मरण, माने बार बार उसको याद करना, स्मरण शब्द ही बेकार है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, यानी ज्ञान का निर्माण किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? छात्र ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो यही सही हो गया। आगे आ जाओ। 12वें नंबर पर लिखा हुआ है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक, केवल शब्द है, पहले गलत हो गया, इसको वैसे गलत कर दो। केवल है गलत, ना तो है गलत, यही सही है। मरम मेरा कहने का ये है कि डिस्कशन करने का पहले बच्चे फायदा समझो। जैसे आप लोग मेरे साथ में रोज जुड़ते हो, इसका फायदा क्या है? डिस्कशन का फायदा ये होता है कि आप पहली बात तो क्विक हो जाओगे, बहुत तेज हो जाओगे, और दूसरी बात है कम से कम आप सही नहीं ढूंढ पाओगे तो कम से कम गलत ढूंढने में समर्थता आपको जरूर मिल जाएगी। कम से कम ये तो जानोगे कि दो गलत, हम कहते हैं ना तीन जान पाओ, दो तो जान पाओ ना कि ये गलत ही है, ये तो सही हो ही नहीं सकते हैं। अब बच्चे दो, आपकी टीचिंग जो है आपकी मदद करेगी, आपकी इंसाइट आपकी मदद करेगी। क्यों? क्योंकि आप रोज डिस्कशन करते हैं, आप कंटिन्यूटी बना के रखते हैं। जीवन में सफलता का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, कंटिन्यूटी, यानी लगातार लगे रहना। और यह भी लिखा हुआ सतत एवं समग्र मूल्यांकन, लगातार लगातार लगातार। कोई बच्चा अगर लगातार काम करता है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। भगवान उसकी मदद करते हैं, प्रभु उसकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा है, प्रयास करता रहा है।
इसी भरोसे के साथ में देखो लिखा है, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, यही तो है हमारा समग्र, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। आ जाओ आगे। देखो लिखा हुआ है 13 नंबर में लिखा हुआ है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी की विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। बार बार एक विद्यार्थी को बार बार यही बताया गया कि आपके जो समुदाय के लोग हैं, आपके जो सामाजिक वर्ग के लोग हैं, वो प्रदर्शन करने में बहुत पुअर हैं, निम्न हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। मतलब ये बात बताया गया, अब ये बात उसको बताई जाएगी तो बच्चा क्या होगा, डिमोटिवेट होगा। वो सोचेगा जब हमारा पूरा वर्ग ना सीख सका तो मैं क्या सीख सकता हूं। अब बतौर टीचर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस रूढ़िवादिता को कम करें या बिल्कुल खत्म करें। खत्म ना करिए पर कम करने की कोशिश के लिए आप क्या करेंगे। लिखा है, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करेंगे। जैसे शब्द आया अनदेखा, आप शिक्षक हैं, आप किसी भी चीज को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निर्माण और प्रलय आपकी मुट्ठी में है, आपके गोद में है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता, मैंने 1000 बार आपको समझाया है प्यारे भैया कि प्रतियोगिता नामक जो शब्द होता है बहुत ही घातक होता है। इसको कभी भी आपको बढ़ावा नहीं देना है। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाई छोड़कर, मतलब बच्चा इतना बेकार हो गया कि उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल गलत बात है। आप सॉल्यूशन से, इसमें तीनों में आपने सॉल्यूशंस नहीं बताए हैं, आप तो अपने मन में एक अवधारणा का निर्माण कर रहे हैं। यह सही है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां सुनाकर और उदाहरणों को प्रस्तुत करना। जैसे कोई भी एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा है जो पढ़ने में कहता है कि हमारा तो पूरा खानदान नहीं पढ़ा, माता पिता नहीं पढ़े, बाबा नहीं पढ़े, तो हम क्या पढ़ेंगे। तो उसको एग्जाम्पल दीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग से, लोग उतना सम्मान प्राप्त नहीं था, लोग उनको उतना सम्मान नहीं देते थे, तब भी उन्होंने पढ़ा और भारत में उनके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हुआ। जितना उन्होंने पढ़ा उतना पूरे भारतवर्ष में, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति रहा हो, उतना उस समय कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। इसीलिए संविधान को बनाने की जिम्मेदारी स्वयं भारत सरकार ने या स्वयं तत्कालीन नेताओं ने भीमराव अंबेडकर के हाथ में सौंपी। तो ऐसा तो है ही नहीं कि कोई पढ़ नहीं सकता है। अगर आप ऐसी कहानियां उनको सुनाएंगे तो याद रखिएगा वो अपने आप से उत्प्रेरित हो जाएंगे और ये जो रूढ़िवादी आशंका है ये थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आ जाइए। क्या मैं ऐसा मान लूं कि जितने के जितने लोग यहां पर क्लास में जुड़े हुए हैं सभी ने लाइक और शेयर क्लास को कर दिया है, और हम भरोसा ही कर सकते हैं कि आपने पक्का और पक्का कर दिया होगा। और जिस भी मेरे प्यारे से भाई बहन ने नहीं किया है, आप सभी हमारा भला चाहते हैं, हम आपका चाहते हैं, तो प्लीज और प्लीज कृपया और कृपया क्लास को शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक। चलिए आगे की उसमें चलते हैं। बस इतनी ही हमारी एक दिली ख्वाहिश है छोटी सी। 14 नंबर लिखा हुआ, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। समावेशी कक्षा, कितनी बार मैं आपको बताऊं, समावेशन का मतलब होता है बच्चा चाहे जैसा हो उठा करके एक ही क्लास में। समावेशन का मतलब होता है समता और समान अधिकार। ये कह सकते हो तुम कि समता और समान अधिकार, सबको समता है, सबको समान अधिकार है, सब एक जैसे हैं। देखो, यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यताओं एवं शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता रखते हैं, यही तो समावेशन है। जब टीचर को यह विश्वास हो कि बच्चा चाहे जैसा हो, प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यताओं, उनके अंदर कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ शक्तियां होती हैं और सीखने की क्षमता रखते हैं, यही तो समावेशन है। नीचे वाले पढ़ लो। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति नहीं करनी है भैया, उनको सामान्य बच्चों की तरह ट्रीट करना है। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि में वर्गीकृत करना बिल्कुल गलत बात। जैसे ही देखा केवल शब्द बिल्कुल गलत बात, काट दो, वही सही हो जाएगा। यही है समावेशी शिक्षा। ठीक है, आगे आओ। 15 नंबर में लिखा है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता प्रदर्शित करता है, शब्दों या अक्षरों को
कठिनाइयों पहचानने में कठिनाई व्यक्त करता है। निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल हैं उसके, मतलब बहुत शब्दावली बहुत कम है, जो बोलना चाहिए, बोलने के लिए शब्द ज्यादा चाहिए। जैसे मैं आपके सामने बहुत बातें कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि मेरी शब्दावली ज्यादा है। आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी शब्दावली ज्यादा है, पर उसकी शब्दावली कौशल कैसा है? निम्न स्तर का है, कम है। पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई होती है। तो अब बताइए यह किसके सूचक हैं? स्वलीन विद्यार्थी। स्वलीन का मतलब होता है जो अपने आप में रहता है, इंट्रोवर्ट। ऐसा नहीं है, इंट्रोवर्ट को ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो पढ़ने के प्रति चिंता करे, शब्दों को पहचानने में कठिनाई करे, ऐसा नहीं है। सृजनात्मक विद्यार्थी होता तो ये सब कठिनाई होती ही नहीं उसमें, तो ये भी गलत है। अधिगम अशक्तता यानी लर्निंग डिसएबिलिटी, बस यही सही है। मानसिक क्षति वाले होते हैं, उनमें ये सारी की सारी चीजें नहीं होती हैं, तो ये भी कैसा है? गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? अधिगम अशक्तता यानी लर्निंग डिसएबिलिटीज जिसमें होती हैं, उनमें ये सब के सब। और आप सब जानते हैं कि ये क्या है? आप कहोगे ये लक्षण है हमारी डिसलेक्सिया के, पढ़ने के प्रति चिंता, अक्षरों को नहीं पहचान पाता है, पढ़ नहीं पाता है, ये बातें हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। 16 नंबर को देखो आके, देखो 16 नंबर क्या कहता है। देखो 16 नंबर प्रश्न है, वो कहता है एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित कर सकता है? समावेशी शिक्षा है पहली बात, दूसरी बात है विशेष योग्यता वर्ग है, अलग अलग योग्यताएं हैं, और किस प्रकार उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने अभ्यास पेपर पेंसिल सब नकारात्मक, गलत। विद्यार्थियों को निर्देश देने, हमने क्या कहा था कि भैया तुम हिटलर नहीं हो, अध्यापक हिटलर नहीं है, और हिटलर निर्देश देगा, अध्यापक थोड़ी देगा। क्योंकि देखो अगर विद्यार्थियों को आपने निर्देश देना शुरू कर दिया तो ये हो गई हमारी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, और जिसको मुझे बनाना नहीं है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को नहीं बनाना है, यानी चाइल्ड सेंटर रखने के लिए निर्देश तो आप दे ही नहीं सकते हैं। अत्यधिक लिखित गृह कार्य, गलत बात है। गृह कार्य देना चाहिए बच्चों की क्षमता के आधार पर, बच्चों की आवश्यकता के आधार पर, तो यही सही हो जाएगा। लिखा है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। पर सबसे पहले तो ये तो जानो कि बच्चे में मजबूत पक्ष क्या है, इसके पॉजिटिव पक्ष क्या है, इसका निगेटिव क्या है, और जब ये पता चल जाए तब आप विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का प्रयोग करो। यही भैया समावेशी शिक्षा के अधिगमकर्ता वाले जो हैं, यही उनके लिए बेस्ट हो सकता है। आगे आ जाओ, 17 में जरा दिमाग लगाओ। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? किस प्रकार से? तो सृजनात्मक कक्षा है, याद रखना। सृजनात्मक कक्षा में अब सारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट, समझ गए? और कन्वर्जेंट का संकुचित, अभिसारी माने संकुचित, और अपसारी तो सही तो वैसे यही है, लेकिन हम नीचे और पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अनेक परिपक्षों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व दे करके। तो देखो ऐसा है कि मूल विचारों को महत्व दे करके माने जो सदा सदा से चले हैं उनको महत्व दे करके, तो ये गलत बात है। विद्यार्थियों को जोखिम लेने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करने, हतोत्साहित नहीं। अगर प्रोत्साहित करना होता तो एक बार हम विचार करते, अब यहां पर आपने कर दिया हतोत्साहित, तो गलत हो गया। तो यही है कि अपसारी चिंतन पर बल देकर, यानी आप कहोगे अपसारी मतलब कन्वर्जेंट होना चाहिए यहां पर, तो ये गलत हो गया। थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, राइट है भाई, ये हो जाएगा। इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, समझ रहे हो ना? अब सारी चिंतन का मतलब होता है एक, देखो सीधा सीधा मतलब समझो। अब सारी चिंतन का मतलब है कि समस्या एक समाधान 20 सोचो, समस्या एक समाधान 20, यानी कैसे, कहां जाओगे बच के? समस्या जाएगी तो कहां जाएगी? तो यही अगर है तो वही सृजनात्मक का मतलब है क्रिएटिव स्टूडेंट। और जो क्रिएटिव स्टूडेंट होता है वो एक चीज के बहुत सारे उसके पास में जवाब होते हैं, बहुत सारे उसके पास में आप कहोगे सॉल्यूशंस होते हैं। तो सृजनात्मकता के लिए आपको अभिसारी चिंतन पर बल देना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। 18वां नंबर प्रश्न देखो, बहुत ही ध्यान से समझो।
18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। कौन सा कारक? बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। एक नहीं, मैं आपको 20 बार बता चुका हूं कि कभी भी परीक्षणों की संख्या बढ़ाने से लर्निंग अच्छी नहीं होती है। परीक्षणों की संख्या मतलब टेस्ट पर टेस्ट, पेपर पर पेपर लिए जा रहे हैं, गलत बात। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, रे नहीं भाई, पुरस्कार ही देते रहोगे तो वो केवल और केवल भौतिक चीजों के लिए, केवल पुरस्कार के लिए ही काम करेगा। पुरस्कार देना बंद, पढ़ाई बंद, तो ऐसा तो करना ही नहीं है। तीसरा नंबर है निर्देशन केवल व्याख्यान मतलब केवल लेक्चर, अरे नहीं भाई, बस यही सही है। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, यानी विषय वस्तु क्या है, बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र क्या है, अधिगम के प्रति उसको सच्चा सरोकार रखना, यही बस सही हो जाएगा। समझ गए? तो ये कम से कम 3 गलत तो चौथा सही। आगे आ जाओ। 19 नंबर प्यारे भैया कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रभावी समस्या समाधान करनी है, प्रभावी समस्या समाधान कौन करेगा? समाधान के मूल्यों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल गलत बात है। समाधान के जो मूल्य हैं उन पे थोड़ा थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। क्रियात्मक अनम्यता एक वस्तु के केवल परंपरागत, यानी जो शुरू से चले आ रहे हैं, शुरुआत से जो चले आ रहे हैं, केवल उन्हीं को, केवल परंपरागत कार्यों पर ध्यान देना। यानी पहले भी हम 2 प्लस ऐसे करके कर रहे थे, 2 + 2 = 4, और आज भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो फिर हम बड़े हुए, हमारा ज्ञान बढ़ा, इससे मतलब क्या है, परंपरागत स्रोत का प्रयोग करेंगे। प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के केवल एक ही आयाम, मैंने कहा था भैया, अगर तुमको कभी भी एक ही तरीका क्या होता है, ये सही है, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में, यानी एक नहीं अनेक उपलक्ष्य, उसके छोटे छोटे लक्ष्य को क्या करो। जैसे कि एक समस्या है, ये बड़ी सी एक समस्या है, मान लीजिए एक आपके सामने एक प्रश्न आ गया, 3x + 4y का होल स्क्वायर, इसके अनेक उपलक्ष्य शामिल करो। जैसे सबसे पहले तो ये पता करो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो पता चला कि a + b का होल स्क्वायर है, तो ये बात पता चल गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पता चल गया a² + b² + 2ab। हमेशा हम आपको एक ही प्रकार के उदाहरण देते हैं, क्यों? क्योंकि आप कनेक्ट कर पाए। तो करना इसको था, आपने इसके बहुत सारे उपलक्ष्य, सब गोल को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया इसको, अब ये आसानी से हो जाएगा। बाकी 3 हैं गलत, तो 1 हो जाएगा आपका सही। 20 नंबर में आ जाओ। 20 नंबर आपका कहता है, 20 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण पद्धति नहीं है? बहुत ध्यान से देखना, नहीं है, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ठीक बात है। उनसे कहो सोचो कि क्या हो सकता है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, बहुत अच्छी बात है, प्रयोग कर रहे हैं एवं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। संवाद एवं परिचर्चा, इससे ज्यादा अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। भाई आप सिखाना चाहते हैं ना, तो बच्चों को आपस में संवाद करने दो, आपस में परिचर्चा करने दो। चौथा नंबर है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। मैंने क्या कहा था, दोहराना नहीं है, दोहराने का मतलब होता है रोट, और रोट तो करना ही नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ। 21 नंबर क्या है, शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? ऐसे बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तुम चाहे जितना पढ़ाओ ध्यान ही नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आप आगे पढ़ा रहे हैं, पीछे मजे कर रहे हैं, पीछे गाना गा रहे हैं, गाना नहीं गा रहे तो सो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं तो किसी को परेशान ही कर रहे हैं। अब ये कहता है कि बताओ शिक्षक क्या करेगा, किस प्रकार का बर्ताव करेगा। तो याद रखो, हमेशा आपको एक बात बताते हैं, अगर बच्चा पढ़े ना, ठीक, बच्चा अगर फेल हो तो तुम कभी उसको डांटो मारो, सब कोई जहन में कोई भी लाना ही नहीं है। सिर्फ जहन में इतना लाओ कि अब हम ये जानेंगे कि ये पढ़ क्यों नहीं रहा, इसकी रुचि क्यों नहीं है। मतलब आप हो गए लेबर, आप अपने आप को टीचर एक समझे, अपने आप को लेबर, और बच्चे को समझो मालिक। आराम से सीडीपी को टैकल कर जाओगे। यानी अब ये देखो कि ये महाराज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, भैया इनका मन क्यों नहीं लग रहा है। कच्चा से बाहर जाना, अरे ऐसा नहीं करना, गलत बात है, गलत। उन्हें बार बार डांटना, गलत बात। लिखा है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना, बस यही सबसे सही है।
गृह कार्य को अतिरिक्त वर्क शीट देना ये भी गलत है। अत्यधिक वर्क होमवर्क देना भी घातक है। कहीं भी अगर तुमको अत्यधिक होमवर्क मिले तो उसको गलत कर देना, गलत होता है वो। हाँ, ये पूछो, उनसे बात करो, ये पूछो कि अरुचि का कारण क्या है, भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसके क्लास के माहौल को हल्का किया जाता है। जब बीएड बीटीसी करो तो वहां पर ट्रेनिंग मिलती है कि क्लास को आप अपने अनुकूल कैसे बनाएं, क्लास को आप दबाव रहित कैसे करें। जैसे जाते ही पूछ लिया कि भाई आप लोग क्यों हंस रहे हो, हमें बताओ हम भी हंसेंगे, तो माहौल क्या होता है, थोड़ा सा कूल हो जाता है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और जब माहौल हल्का हो जाए बस अपना ज्ञान उस पर जोड़ दीजिए, जोड़ करके पढ़ाते जाइए तो आप इफेक्टिव लर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। 22 नंबर जो है, 22 नंबर कहता है संरचनावादी उपागम बताता है कि फिल इन द ब्लैंक्स ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बस देखो, दंड तो गलत, यंत्र याद करना गलत, इसका मतलब रोबोट की तरह रटाना है तो पहले गलत है, दंड बिल्कुल गलत है। अनुबंधन का मतलब होता है कि किसी दूसरी चीज से जोड़ना, अरे गलत है। देखो, संरचनावादी उपागम ये कहता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप बच्चे को कोई ऐसी बात बताना शुरू करो जिसके बारे में वो कभी जानता ही नहीं है, तो ज्ञान की संरचना क्या खाक करेगा। यानी विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान होता है ये एक टूल की तरह होता है, क्योंकि इसी पर आप ऐड करके आगे अपनी बातों को सिखा सकते हो। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात है। आगे आ जाओ, आगे देखिएगा। सॉरी, जितने बच्चे बैठे हैं, देखो मुझे आ गई अभी खांसी, तो मैं ऐसी गुजारिश करता हूं कि सभी के सभी बच्चे जितने यहां पर बैठे हैं सभी लाइक करेंगे, और सेशन को अभी तक भी अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें, मेरी आपसे ये गुजारिश है। और सभी का सभी जो थंब है, एक बार आपका अगर दिल द्रवित हो तो प्लीज उस पर जरा प्रेस करिए, क्योंकि आपका क्या ही जाता है प्रेस करने से, है सपोर्ट तो करना ही चाहिए। तो फटाफट प्रेस करिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अनेक लिखा है 23 नंबर में आ जाओ। अनेक बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब कहता है कि घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की, मतलब कोई घटना देखी तो अपने मन से सहज भाव से, सहजानुभूति का मतलब होता है अपने मन से, खुद से किसी एक संरचना का क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों के विचारों को खारिज, गलत हो गया। अब सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूं, मेरे पढ़ाने का स्रोत ये है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये ढूंढते हैं कि कम से कम 2-3 तो पहले गलत ढूंढ लाएं, और जब 2-3 गलत ढूंढ लो तो उसके बाद में सही में अपने आप से आ जाओ। लिखा है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करेंगे, अनदेखा गलत बात है तो इसको भी कट कर दिया। बच्चों के विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि हस्तक्षेप, अल्लू गलत हो गया। आप समझ गए ना। तो हमने उसको सही नहीं किया, पहले हमको ये बात पता थी कि वो सही है, लेकिन सही मत करो। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एक हैबिट से डेवलप करो कि हम इसको सही करने के पहले हम पहले ये देखेंगे गलत कौन कौन से हैं। और अगर गलत को देख गए प्यारे भैया, अगर तुमको गलत मिलना शुरू हो गए तो सही में पहुंचने में देर लगती नहीं है, ठीक है। तो भैया हमने जान लिया कि ये गलत है, तो बस सही क्या हो जाएगा ये, और यही होता है। जैसे बच्चा है, बच्चे ने मान लो पिताजी को एक बार एक माँ को झापड़ मारते हुए देख लिया। अब बच्चे ने अनुभूति बना ली, अपने दिमाग में सिद्धांत बना लिया कि मारने से व्यक्ति डरता है, ठीक। अभी क्या हुआ कि स्कूल में जाता है, जब भी कभी कुछ होता है तो खींच देता है 2-3 झापड़ किसी भी सहपाठी के। अब क्या किया कि भैया जो शिक्षक है अब क्या करे कि उसको संवाद के द्वारा या उन बातों के द्वारा उसके सामने चुनौती प्रस्तुत करे कि यह उदाहरण गलत है। बच्चे के तर्क ले, जब बच्चा तर्क करेगा वो नहीं पर, चूंकि वो तो मान के बैठा सही है, और जब तर्क करेगा फिर उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको धराशायी कर दो एक तरफ से। बच्चा समझ जाएगा कि मैं अभी तक जो सीख रहा था, जो मैंने सीखा है ये गलत है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। और जब ये जान जाएगा तब याद रखिएगा उसके अंदर जो इंसाइट डेवलप होगी उसकी बात ही कुछ और होगी। समझ गए कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आगे आ जाओ, 24 नंबर आज का प्रश्न नंबर 24। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का नाता होता है, किस प्रकार का संबंध होता है, एक दूसरे स्वतंत्र होते हैं। ये बात कही थी जेजांग ने। किसने कही थी? जेजांग, ठीक है। तो अगर जेजांग करके आए तब तो आप इसको सही करोगे, अदरवाइज इस पर ध्यान कभी भी मत देना, ठीक है। और ना ही कभी पूछा जाएगा जेजांग का कारक। बहुत अच्छी आप कोई
परीक्षा दे रहे हो तो पूछा जाएगा कि किसने संवेग संज्ञान और संवेग यानी कॉग्निशन और इमोशन को अलग अलग बताया है, तो जेजांग ने। तो अभी तो गलत है क्योंकि जेजांग का नाम ही नहीं आया है। एक दिशीय नहीं होता है, लिखा संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय नहीं, ये भी एक दिशीय नहीं होता, क्या होता है, दो दिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया। अब देखो इसका मतलब समझो, संज्ञान का मतलब कॉग्निशन, संवेग का मतलब इमोशन। मान लो किसी बच्चे का ब्रेकअप हो गया है, ठीक, प्रेमिका छोड़ के भाग गई। अब मुझे बात बताओ, उससे कहो कि फिजिक्स याद करो, याद करेगा? खुद बताओ। मान लो आपको किसी ने गिरा गिरा के मारा है, आप बहुत दुखी हैं क्योंकि आप उससे बदला लेना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा संवेग रूप से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। आपसे हम कहें हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, तारों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तारे इतने होते हैं, ऐसे इतनी दूरी होती है, आप खुद कहोगे सर जी प्लीज आज नहीं, आज माफ करिए, आज मेरा मूड खराब है बहुत ज्यादा, और कहीं हम आपको कुछ कह ना बैठे। समझ रहे हो मेरी बात? यानी अगर संवेग अगर डिस्टर्ब हो गया, इमोशन, तो कॉग्निशन की कोई जगह ही नहीं है। तो द्विदिशीय हुआ कि नहीं हुआ? इसमें लिखा संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय होता है। गलत बात है भैया, अगर ये सही नहीं है तो ये होना नामुमकिन है, मुश्किल है, दो दिशीय प्रक्रिया है। अब तो आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे आ जाओ और ध्यान दो। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखो लिखे हुए कारक, फिर नीचे बताना है। विद्यार्थी की अभिरुचि पक्का प्रभावित करेगी। भाई विद्यार्थी अगर मान लो आप मैथ पढ़ा रहे हो, अगर उसकी उसमें इंटरेस्ट है तब तो ठीक है, और नहीं है तो तुम कितना भी रटते रहो, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। उसके सामवेगिक स्वास्थ्य अभी भी बताया कि अगर इमोशन अच्छा हुआ तो टीचिंग बहुत अच्छी होगी, सॉरी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है अगर वो बढ़िया से मेथड का प्रयोग कर रहा है तब तो बच्चा सीखेगा, और बेकार से मेथड का प्रयोग करेगा तो नहीं सीखेगा। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये तो बिल्कुल अब उसका समाज कैसा है, संस्कृति कैसी है, प्रभावित करेगा। तो इसमें बड़ा सिंपल है भैया, ए बी सी सब सही है, 1 2 3 4 सब सही है, ठीक है। आगे आ जाओ 26 नंबर पर। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ज्ञान की सार्थक संरचना, ठीक है, क्या एक महत्वपूर्ण पहलू? देखो अब सबसे पहले फिर से मेरे साथ चलो, गलत वाले निकालते हैं। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, बढ़िया बात है। लगातार अभ्यास, लगातार देखो कह रहा है, गलत हो गया, लगातार अभ्यास नहीं किया जाता, नहीं कराया जाता। बार बार स्मरण, बार बार याद करना, गलत बात। पुरस्कार एवं दंड, गलत बात। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, यहां पर ऐसा कोई संबंध का कोई लेना देना नहीं है, यही सही हो गया। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, यानी समाज अगर जितना आप बार बार पारस्परिक क्रिया करेंगे उतना ही ज्ञान के सार्थक निर्माण कर पाएंगे, चाहे अपने सहपाठियों के साथ क्रिया करिए और चाहे समाज के किसी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के साथ में करिए। समझ गए? ये सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, देखो लिखा हुआ है, 1 मिनट, अब ठीक है। 27 नंबर में लिखा हुआ है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, आपने क्या किया कि विद्यार्थी को पुरस्कार दिया, और जितनी बार वो काम करता है हर बार आप पुरस्कार देते हो। मैंने कई बार कहा है कि बार बार पुरस्कार देना घातक है, बच्चा सीखना छोड़ देगा, केवल पुरस्कार के लिए ही सीखेगा। तो लिखा है विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि प्रयोग का नियोजन संचालन है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करने के लिए। मतलब कहने का मतलब है, कुल मिला के ये समझो कि जो विद्यार्थी बार बार क्रिया कर रहा है वो पुरस्कार पाने के लिए कर रहा है, ऐसी संभावना में क्या उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी प्रवृत्ति का विकास। तो भौतिकवादी प्रवृत्ति का विकास का मतलब होता है कि वो सिर्फ इसी इनाम के लिए ही बार बार काम करता है। इनाम देना बंद कर दोगे, काम नहीं करेगा कभी भी। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करता है। अब बताओ, बार बार अगर तुम उसको पुरस्कार दे रहे हो तो उसको आनंद पुरस्कार से है, ना कि अधिगम से है, गलत बात। पुरस्कार के बिना भी गतिविधि को करने, गतिविधि में लगे रहना ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही लिखा है कि विद्यार्थी बार बार क्रिया कर ही क्यों रहा है, क्योंकि पुरस्कार चाहता है। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता पर ध्यान दे ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार पुरस्कार दे रहे हो। यही सही है कि भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होगा, यानी विद्यार्थी केवल और केवल पैसे के लिए ही पढ़ेगा, बाकी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को थोड़ा सा।
अब हम पहुंच रहे हैं वीडियो के आखिरी तरफ। अभी भी जिस भी बच्चे ने, हमारे प्यारे भाई ने, जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया है, अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक बार जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन में आते हैं, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो आप कहोगे कि बाल्यावस्था की अभिप्राय से अभिप्राय क्या है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संबंधों में सार्वभौमिक रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। देखो गलत सोचोगा कि बच्चे दुष्ट पैदा होते हैं, ये बात बिल्कुल यहाँ पर गलत है। और उसके बाद में लिखा है बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरीके से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी पर्यावरण से निर्धारित होते हैं। गलत बात है, समझ रहे हो ना, पर्यावरण से निर्धारित नहीं होते हैं। अब देखो दो बच्चे हैं, ऊपर आ जाओ, इन दोनों पर विचार कर लें। दो तो हमने गलत कर दिए। जब ऐसा ऑप्शन फंस जाए तो कम से कम गलत पहले कर लो। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, गलत बात है। संस्कृति का बाल्यावस्था से क्या लेना देना है भाई। अब ये सही है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के रूप में यह एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था क्या है, सामाजिक संरचना है। ठीक है, जब कुछ ना समझ में आए तो कम से कम गलत कर लो और गलत के बाद में सही अपने आप से आपके सामने निकल आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। सेकंड लास्ट है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था का मतलब होता है प्यारे भैया कि 7 से लेकर के 10 साल तक। ठीक, की विशेषता क्या है, शारीरिक वृद्धि एवं बहुत तेज विकास, ये शैशवावस्था में होता है, तो ये है गलत। अमूर्त रूप से सोचने वैज्ञानिक तरह, ये कहां होता है, तो आप कहोगे अमूर्त संक्रियात्मक, और अमूर्त संक्रियात्मक होता है 12 से ऊपर। तो मध्य बाल्यावस्था कहां से है भाई, बाल्यावस्था 11 से खत्म हो जाती है, तो ये कहां था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पियाजे के अनुसार, तो ये भी गलत। बच्चे तार्किक रूप से मूर्त, सही हो गया, समझ रहे हो ना। आप जानते हो कि जब आप लिखते हो कॉन्क्रीट ऑपरेशन तभी तो आप जाते हो यहां तक, तो ये है सही। बाकी अधिक संवेदी चालक, ये तो सेंसरी ऑर्गन यानी शैशवावस्था की बात कर रहा है। तो मध्य बाल्यावस्था, देखो इसमें कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि पियाजे की पियाजे की जो प्री ऑपरेशनल है वो किससे संबंधित, बस इतनी बात कह रहा है। और मध्य बाल्यावस्था में देखो तुमको बताते हैं, SPCF अभी समझाया था आपको। सेंसरी ऑर्गन ये होती है 0 से 2, प्री ऑपरेशन होती है आपकी 2 से 7, 2 से 6, एक मिनट, ये और कंक्रीट क्या होती है 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशन क्या होती है 11 से आगे, यही होती है। अब मध्य बाल्यावस्था कह रहा है, अगर बाल्यावस्था जाओगे तो बाल्यावस्था 2 होती है, क्या होती है, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। जो प्री चाइल्डहुड है उसको हम कहते हैं 2 से 6, और लेटर चाइल्डहुड है उसको कहते हैं हम लोग 6 से 11। तो मिडिल में कौन आएगा, तो आप कहोगे 7 से 10, ऐसे तो आएगा। तो वही बात तो है, तो 7 से 10 कहां आ रहा है, तो आप कहोगे यार कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, मूर्त में। तो बच्चे का तार्किक विकास होता है लेकिन मूर्त रूप से सोचना शुरू करता है। मूर्त रूप का मतलब जो सामने है उसी के बारे में सोच पाएगा, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा। तो यही सही नहीं हो जाएगा। सही से दिमाग लगाओगे तो हर एक बात आपको क्लियर कट समझ में आएगी। अब ये प्रश्न क्वेश्चन कौन नहीं जानता है, परिवार एवं आस पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसी, प्राथमिक एजेंसी बिल्कुल सही है, मध्य एजेंसी गलत, द्वितीयक एजेंसी गलत। द्वितीयक में कौन आता है, आता है आपका स्कूल। ठीक है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन था। अभी भी जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, और इस पूरी की पूरी वीडियो को देखिए। अपना स्कोर जरूर बताइए, मेरे बताने के पहले आप जरूर एक बार अपना आंसर दे दिया करिए। मैं खुद वीडियो में एक्टिव रह करके आपको गलत सही का पूरा बताता रहूंगा। अपना स्कोर जरूर लिखें और लिखा करें जब ऑफलाइन हो जाए, जब वीडियो पूरा का पूरा खत्म हो जाए उसके बाद में अपने स्कोर को जरूर लिखा करिए। हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे को हम अपनी डिस्प्ले पर जरूर शुरुआत में अंकित करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं हम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी को अपनी आगे जारी रखिए।